तो कक्षा 11 के जो भी बच्चे हैं, आज हम लेकर के आए हैं एक नई स्टोरी। नाम है आकाशदीप। जी हाँ, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आकाशदीप कहानी एक कह सकते हैं ऐतिहासिक कहानी है, कह सकते हैं कि एक डाकू की कहानी है, कह सकते हैं कि एक प्रेम की कहानी है। कैसी कहानी है ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। तो आइए आकाशदीप कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते हैं। इसके संवाद को जरा ढंग से समझिएगा। ये कहानी जो है ये आज की नहीं है, यानी कि माने ऐतिहासिक कहानी है। तो इतिहास के कुछ दृश्य है, यहाँ पर पुराने जमाने के भी दृश्य हैं। चंपा और बुद्धगुप्त की कहानी है। बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब आप जानते हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक नाटककार हैं, इतिहास से रिलेटेड नाटक लिखते थे। तो अब यहां पर आपको एक एक लाइन मेरे लहजे में सुनना है। ऐसा लगेगा कि कहानी आपके सामने घटित हो रही है, दिलो दिमाग में कहानी छा जाएगी। एक बार अंत तक जरूर सुनिएगा। आप किसी भी क्लास में हो, फर्क नहीं पड़ता है। कहानी अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो एक बार मुझे ध्यान से समझना, मेरे संवादों को समझना। संवाद यहां पर बहुत आवश्यक है समझना, ताकि आप एक दृश्य पैदा कर सकें, एक दृश्य समझ सकें, एक दृश्य जान सकें कि क्या सीन चल रहा है। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो। यह संवाद चल रहा है, यानी कि बातचीत चल रही है। यानी कि दो बंदी यहां पर हैं। यहां पर दो बंदी हैं, ठीक है। अब जो दो बंदी हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, अब समझिए। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अरे अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। अरे बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता तो। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। शिथिल यानी कि ढीले हैं। तो क्या तुम भी बंधी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, यानी कि प्रेम का जो संभव नहीं था वो आलिंगन। आलिंगन मीन्स गले मिलना, यानी एक दूसरे के गले मिल गए। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए, यानी कि उनकी बंधन खुल गए। रस्सी से बंधे हुए थे दोनों बंदी, वो खुल गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहां है तुम्हारा? नाम क्या है? चंपा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था। अगला दृश्य बदलता है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? शस्त्र कहां है? तुम्हारा नाम? चंपा। यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। यानी दो बंदी हैं, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है बुद्धगुप्त। चंपा बुद्धगुप्त दोनों आजाद हो गए हैं। आंधी बमंडर काली रात है। चंपा गले मिल जाती है। किस कारण? प्रसन्नता के कारण। इसके बाद
बुद्धगुप्त को समझ में आता है कि अरे ये तो स्त्री है, तो अपने आप को वो अलग कर लेती है, कहती क्या स्त्री होना कोई पाप है। अब दृश्य आगे बढ़ता है, सीन देखिएगा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था, यानी कि आंधी बहुत ज्यादा चल रही थी। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, यानी कि अंधेरे से मिलकर हवा और भी खतरनाक लग रही थी। समुद्र में आंदोलन था, समुद्र यानी हिल रहा था। नौका लहरों में विकल थी, नौका व्याकुल थी, यानी नौका भी डगमग हो रही थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, यानी जब नाव ऐसे ऐसे हुई तो स्त्री भी उसी में लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी, अरे आंधी आ रही है, आंधी। यानी कि जो चंपा है वो लुढ़कते हुए जाती है, और एक जो प्रहरी होता है, या यूं कहे कि एक जो मतवाला नाविक होता है, मदमस्त शराब के नशे में उसका कृपाण यानी कटार निकाल लाती है। और उसमें एक गाइडेंस होता था, नावों में बड़े बड़े जो पोत जहाज चलते थे उसमें आगे लालटेन लेकर के वो खड़ा होता था और बताता था, दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता था, और वो बताता था कि आंधी आ रही है, पानी आ रहा है, बवंडर आ रहा है। तो वो उसने चिल्लाकर कहा कि आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, अर्थात जिसको बोलते हो अलार्म बजने लगा। विपत्ति सूचक यंत्र बजने लगा। तो आपत्ति सूचक तूर्य यानी कि तुड़ही होती थी उस समय, बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जु यानी रस्सी के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी, यानी जो नाव से लगी हुई थी। तारे ढक गए, तरंगें उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। अर्थात भयंकर जो आंधी थी वो पिशाचिनी की भांति, प्रेतनी की भांति लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने हाथों में लेकर के गेंद की तरह गेंद खेल रही हो। आंधी कंदुक क्रीड़ा यानी कि गेंद खेल रही हो, और अट्टहास करने लगी, यानी बहुत भयंकर आंधी चलने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। हा 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 हा। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। दोनों हंसे, लेकिन आंधी के हाहाकार में कोई न सुन सका। अगला दृश्य आता है, जो दो लिखा है, ये अगला सीन बदलता है, दृश्य आता है। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। आगे बढ़ता सारा बवंडर समाप्त हो जाता है, यानी प्रातःकाल हो रही है। अनंत जलनिधि में अर्थात अपार सागर में उषा यानी कि प्रभात काल का मधुर आलोक माने प्रकाश फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने, यानी कि कटार ने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? अरे पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। इस नौका का स्वामी मैं हूं। वो जो मणिभद्र था ना इसका, वो अतल समुद्र में होगा। मैंने उसको काट के डाल दिया है समुद्र में। हाँ, तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं। जलदस्यु का मतलब होता जल का डाकू। ठीक है, ये कौन बोला? चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वो क्रोध से उछल पड़ा। कौन? नायक। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वो स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ, यानी मारपीट आरंभ हुई। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे।
दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी, विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। भीषण घात प्रतिघात प्रारंभ होता है, दोनों कुशल हैं, दोनों त्वरित गति वाले हैं, फटाफट लड़ाई हो रही है। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए, यानी कि छुड़ा लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी, भय यानी डर और आश्चर्य से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से यानी कि तुरंत शीघ्रता से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उस नायक को छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। अर्थात चंपा ने जल डकैत के समीप आई, यानी कि उसके समीप आई बुद्धगुप्त के, और जो उसके क्षतों मतलब जो उसके घाव थे, तो अपनी स्नेहिल दृष्टि से, अपनी प्रेम भरी नजर से, अपने कोमल हाथों से उसको वेदना विहीन कर दिया, यानी कि दर्दहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे, यानी खून की बूंदें थी। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहां प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा, यानी खाने का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहां एक जलमग्न शैलखंड है, यानी कि पर्वत का खंड है। सावधान न रहने से नाव के टकराने का भय है। अब दृश्य आता है तीसरा। तीसरे दृश्य में क्या होता है? तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहां है? जानवी के तट पर, यानी कि गंगा के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूं मैं। पिता इसी मणिभद्र के यहां प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर, यानी 7 डकैतों को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी, अर्थात चंपा क्रोध से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहां ले जाए। अब इस लाइन का अर्थ देखिए कितना मस्त है। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, यानी मैं अपने भविष्य को, जिसको मैंने देखा ही नहीं है, अदृष्ट, जो मेरा अदृष्ट है, उसको अनिर्दिष्ट, उसको मैं निर्देशित नहीं करूंगी कि मैं कहां जाऊंगी, कुछ पता नहीं है, वो जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, कोई उद्देश्य नहीं था। किसी आकांक्षा के लाल डोरे उसमें न थे, यानी आंखों में कोई इच्छा नहीं थी। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रम पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर बिंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी, यानी समुद्र के वक्ष पर, समुद्र के हृदय पर
बिंबमयी राग रंजित संध्या अर्थात प्रेम से भरी शाम अर्थात शाम होने लगी। ये कवि की कल्पना है, लिख देता है, यानी शाम होने लगी। चंपा के असंयत कुंतल, कुंतल माने होता है बाल, चंपा के असंयत कुंतल यानी उलझे हुए बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा, दुर्दांत अर्थात जिसका बड़े ही कठिनाई से अंत किया जा सके, ऐसा दुर्दांत दस्यु बुद्ध गुप्त ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक वरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। वो क्या थी? कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई, चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी, मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद, आफ्टर 5 years, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी वहां ही रुक गई और अगला दृश्य आता है, 5 साल बाद का दृश्य आता है। चौथा दृश्य, शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। यानी कि शरद के धवल नक्षत्र में, शरद ऋतु के सफेद नक्षत्र नील आकाश में क्या हो रहे थे? झिलमिला रहे थे। कुल मिला के तारे झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भैया चंद्रमा ने, शरद लक्ष्मी ने आकाश में आशीर्वाद के फूल और खिलों को बिखेरा है। चंपा एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने, मंजूषा मंस होता है अलमारी, बड़े ही प्रयत्न से अभ्रक की अलमारी में दीप रखकर उसने बड़ी अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वो दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फेर ली। यानी पहले था एक ऊंचे जो दीपक होता था, वो दीपक जलाया जाता था, लालटेन जैसा समझ लो, जैसे लालटेन है वैसे ही अभ्रक का एक बॉक्स होता था, मंजूसा जिसको बोलते अलमारी, उसमें वो दीपक खोल के कांच रखा जाता था और रस्सी बंधी होती थी। तो जैसे एक प्रकार से जैसे आप, जैसे मान लो ये है आपका सबसे ऊंचा, मान लो ये घर है उसका, यहाँ पर ऊंचे पे दीप, आकाश दीप यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर जब वो चंपा बैठी है और ये यहाँ पर आता है धागा, यहाँ दीपक जलाती है और फिर ये रस्सी खींचती है तो दीपक यहाँ पर आकर के टंग जाता है, यानी सबसे ऊंचे प्रकाश हो रहा होता है। ठीक है, तो यही है इसका सीन और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आकाश दीप बहुत ऊंचे उठाना चाहती थी। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। रजत श्रृंगार का मतलब होता है चांदी जैसा श्रृंगार, यानी कि सफेद सफेद पूरी जलराशि थी, जलमग्न था वातावरण। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरें हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बना रही थीं और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब, कंदील माने होता है दीपक, तो कंडील का प्रतिबिंब माने परछाई अस्त व्यस्त था। चंपा ने क्या देखा कि तरल संकुल जलराशि में, यानी बहुत बड़ी जलराशि में, जो उसका दीपक का प्रतिबिंब था वो अस्त व्यस्त था, क्योंकि पानी हिल रहा था। वो अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वो अपनी अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वो जंगली थी,
नील नभमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वो चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। यानी बुद्धगुप्त ने वहां पर पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसका मालिक बन गया था। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दूरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। यानी दूर से आता हुआ हवा चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता था, यानी कि चंपा से टकरा रहा था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, मैंने मुड़कर कहा, बुद्धगुप्त, बाहुली हो क्या? यहां बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निराधिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? है? अब यहां पर देखो इस लाइन का अर्थ क्या है। बावली हो क्या? बुद्धगुप्त क्या पूछता है? अरे बावली हो क्या है? यहां बैठी हुई अब तक दीप जला रही हो, तुम्हें यह काम करना है? अब चंपा कहती है कि क्षीर निधि साई, अर्थात क्षीर निराधिसाई का मतलब होता भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में क्या कहते हैं, विश्राम लेते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो चंपा? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हां, वो कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, क्या बुरा हुआ? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य यानी व्यापार केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है, याद सुहावनी लगती है, जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पंड्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। यानी पंड्य का मतलब होता है कि व्यवसाय का सामान। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। तरी माने नाव, तरी माने छोटी नाव। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वो नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है तुम्हारा। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। वो गदगद हो जाती, मेरी मां। आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी ये रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। ये क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो अब, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। पांचवा दृश्य आता है। दृश्य क्या आता है? निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला में टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, अर्थात पश्चिम का पथिक थक गया था, यानी कि सूर्यास्त हो गया था। उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन मलिन किरणों से विरक्त था।
चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी, अर्थात वो भी बहुत उदास थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं, तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूब कर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। बजरा मतलब छोटी नाव। पास ही वो जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। कठोर दीवारों, प्राचीर मींस दीवार, कि जल में बंदी होना कठोर दीवारों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वो क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य खोज सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से वो महानाविक बुद्धगुप्त बैठ गया। सामने शैलमाला यानी पर्वतमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। यानी वो सपना देखने लगा। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, अर्थात दोनों गले मिले, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। समझो बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूं। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वो कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। यानी जो कृपाण, जो कटार बुद्धगुप्त को मारने के लिए चंपा ने रखी थी अपने पास, वो उसने पानी में डाल दी। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। ये कौन बोल रहा है? ये बुद्धगुप्त कहता है। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक बुद्धगुप्त ने पूछा, विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा रो पड़ी। वो सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए, यानी मेरे जीवन की धुंधली संध्या प्रकाशित हो जाए। छठा आता है दृश्य। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। अब वो जो द्वीप है उसका नाम चंपा है, और उस महिला का नाम भी चंपा ही है। उसी के नाम पर उसने एक नए द्वीप का निर्माण किया है, नई प्रजा वहां पर बसाई है, नया पूरा का पूरा शहर बसा दिया है। चंपा द्वीप के नाम से वो जाना जाता है। तो चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम यानी सुंदर सी पर्वतमाला है। वो बहुत दूर तक सिंधु जल में यानी समुद्र के जल में डूबी थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने
चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा, यानी वन कुसुम जंगल के पुष्पों से सजाई हुई चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे, शिविकारूढ़ होकर जा रही थी, पालकी पे बैठ जा रही थी बस। और शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। ठीक है, मजबूत दीप स्तंभ यानी दीप खंभा बनवाया गया था नाविकों को सावधान करने के लिए। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से ये देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, ये क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या ये सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ये सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूं। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा, वो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वो दिन कितना सुंदर होता, वो क्षण कितना स्पृहणीय होता। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में यानी खंभों के सकरे कक्ष में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वो कहने लगा, यानी कि रुलाई वाले शब्दों में सांसें भरते, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश, वो महिमा की प्रतिमा, मुझे वो स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा दिल एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ था। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निबिड़तम में मुस्कुराने लगी है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चंपा, चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि अंक में आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु लहरें मानती है। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया, यानी कि एक चुंबन हो गया होठों का। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा मेरे हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊं चंपा, यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह है। आह, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए।
महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहां क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, यानी कि खोज करूंगी, किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। अंतिम दृश्य आता है कहानी के समापन का। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान संतरण कर रही है। इसका मतलब समझा आपने कि एक दिन चंपा ने सुबह सुबह देखा कि दीप स्तंभ पर खड़ी होकर के उसने देखा कि सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी, श्रेणी मतलब कह सकते हो एक समूह, समुद्र में नावों का एक समूह चंपा का, जो चंपा द्वीप है उसका उपकूल यानी किनारा छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान यानी महाजल के बड़े जल सर्प के समान संतरण कर रही है, यानी कि तैर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती ही रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि दृश्य सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। कहानी यहीं तक थी। प्रेम तो चंपा और बुद्धगुप्त में था ही, पर मिलन नहीं था, एक साथ रहना नहीं था। तो ये कहानी थी आकाशदीप, जो शायद दो हृदयों के बीच में प्रेम और घृणा की भी कहानी थी, दो हृदयों के बीच में कंफ्यूजन की कहानी थी, या यूं कहें कि गलत फहमियों की कहानी थी। अंत में वो कहानी सच होती है, कहानी में गलत फहमियां खत्म होती हैं, लेकिन कहानी में शायद मिलन नहीं था, संयोग नहीं था, चंपा बुद्धगुप्त का विवाह नहीं था। तो इस कहानी को थोड़ा सा आराम से समझिएगा तो बहुत ही आराम से समझ में आएगी। इसका सारांश मैं एक बार अगर समय मिला तो मैं इसके सारांश को बाई फुटेज यानी कि बिल्कुल सचित्र वर्णन कर दूंगा, जैसे कि मैंने ध्रुव यात्रा वगैरह का किया है। कोशिश करेंगे कि इमेज से अपडेट कर दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिलहाल मैं इसका सारांश आगे लाऊंगा, और आप चाहें तो सारांश इसका वैसे ही समझ में आ गया आपको, कुछ वो लंबा नहीं है। फिलहाल सारांश मैं इसका लिखवा दूंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कहानियां जल्द ही सारी खत्म कर दूंगा मैं, ताकि आपके 5 अंक पक्के हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।